Hello friends, you are most welcome in our YouTube channel Rahul Walia Learning Hub, and today we are going to start the third chapter of book Hornbill of class 11th, and this chapter is very interesting. I want to tell you something about this chapter, Discovering Tut. डिस्कवरिंग टट मतलब एक यहाँ पे क्या है, डिस्कवरिंग टट का मतलब है टट एक राजा का नाम है, और डिस्कवरिंग मतलब उसके बारे में जांच पड़ताल निकाली जा रही है, उसके बारे में जांच पड़ताल निकाली जा रही है। द सागा कंटिन्यूज़। द सागा कंटिन्यूज़ का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसी कहानी जो किसी की मृत्यु के बाद भी जारी रहे, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा राजा था जिसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी इसकी खोज की गई, इसके बारे में पता लगाया गया, और इसकी जो कहानी है और वो जीवित रही, एक ये जीवित रहा इस दुनिया में बहुत दिनों तक, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये जीवित कैसे रहता है आपको मैं ब्रीफ करना चाहता हूँ। एक्चुअली जो इजिप्ट कंट्री है, इजिप्ट कंट्री यानी मिस्र में, वहाँ पे क्या होता था कि मम्मी होते थे। मम्मी बोलते हैं मरने के बाद एक ताबूत बना देते थे, ठीक है ना। डेड बॉडी का ताबूत बना करके उसको फिक्स कर देते थे, उसमें कुछ मसाले, कुछ केमिकल्स इस तरह से उसमें उसको पोत कर बिल्कुल एक ताबूत के अंदर फिक्स कर देते थे, जिससे वो जो लाश है वो बहुत दिनों तक ख़राब ना हो, ठीक है ना। तो ऐसी जो कल्चर थी, ऐसी जो प्रथा थी, वो मिस्र के अंदर थी। तो ये स्टोरी वहीं से रिलेटेड है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और काफ़ी चीज़ें बताती है हमें मम्मी के बारे में। यहाँ से हम सीख सकते हैं कि व्हाट इज़ मम्मी। ओके, तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर। टीनेजर कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा लड़का या लड़की जो 13 साल से 19 साल की उम्र के बीच हो, ठीक है ना, यानी एक किशोर अवस्था होती है। तो ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड द लास्ट ईयर। जब वो मरा तो वो सिर्फ एक टीनेजर था, यानी 13 साल से 19 साल की उम्र के बीच में था। द लास्ट एयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली, और वो एक पावरफुल फैमिली यानी एक बहुत ही समृद्ध शक्तिशाली परिवार का एक आखिरी वारिस था। इकलौता था, यानी अकेला बच्चा था अपने घर में, और आखिरी वारिस था। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर ऑफ सेंचुरीज, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि वो जो ऐसे परिवार से था जो मिस्र के ऊपर, इजिप्ट के ऊपर जिसका शासन था, और जो कई सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दियों से, ठीक है ना, यानी सैकड़ों वर्षों से मिस्र के ऊपर राज करता था, ऐसे परिवार से था। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। इसका मतलब क्या होता है, मतलब उसको जब दफनाया गया, उसका मम्मी बनाया गया था, मम्मी में कैद किया गया था, तो उसके साथ साथ बहुत सारा गोल्ड रखा गया था। क्योंकि मिस्र में क्या होता है कि वो लोग मानते हैं कि मरने के बाद भी जो डेड बॉडी होती है, मरने के बाद जो बंदा होता है, उसको बहुत सारे जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, आभूषण होते हैं, उसको उनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो लोग क्या करते हैं, जब डेड बॉडी रखते हैं तो उसके साथ साथ में बहुत सारे हीरे जवाहरात अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो चूंकि वो राजा का बेटा था, इसलिए बहुत सारे हीरे जवाहरात जब उसको दफनाया जाता है उसके साथ साथ रखे जाते हैं, ठीक है ना। तो सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब इन 1922, सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब इन 1922, उसकी क्या है, उसकी ताबूत की जो एक बार डिस्कवरी थी वो 1922 में भी की गई थी। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपन टू हिम। मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब है कि आज की दुनिया को पता ही नहीं है कि उसके साथ उस टाइम पे क्या हुआ था, ठीक है ना। उस टाइम पे उसके साथ उसकी मौत किस प्रकार से हुई, तो ये कोई नहीं जानता था। तो इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए क्या किया गया, उसके ऊपर खोज की गई, रिसर्च की गई। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, और ये पता लगाया गया कि किस प्रकार से उसकी मौत हुई थी। तो नाउ लिविंग दिस टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, और इस प्रकार 80 साल के बाद एक बार फिर इस ताबूत को दोबारा फिर खोला जा रहा है। एंड टट हैज़ अंडरगोन अ सीटी स्कैन,
टट हैज़ गॉन, टट उसका राजा का नाम था जो छोटी सी उम्र में मर गया था, ठीक है ना। तो अब टट का क्या होना है, अब टट का सीटी स्कैन होना था, उसकी डेड बॉडी को एक सीटी स्कैन के अंदर भेजा जाता है, दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, ठीक है ना। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसके जीवन के बारे में और उसकी मौत कैसे हुई, बहुत सारी चीज़ों का उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। एंड प्रोवाइड्स precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's pharaoh, ठीक है ना, बॉयज फेरो। यहाँ पे इसका मतलब है कि फोरेंसिक वर्ड आपने यहाँ पे नया सुना है। फोरेंसिक, आप एक नाटक देखते हैं, एक सीरियल आता है CID, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी मर्डर होता है तो क्या होता है कि वी सेंड दैट डेड बॉडी टू द फोरेंसिक लैब। तो फोरेंसिक का मतलब है कि उसकी मेडिकल चेकअप के लिए हम उसको भेजते हैं, कि जिससे हम पता लगा के सकें कि उसकी मौत कौन से जहर को खाने से हुई है, कहाँ पे चाकू लगा था, कहाँ पे गोली कहाँ तक गई थी, कितनी दूरी से मारी गई थी, ठीक है ना। तो दैट इज़ द पर्पस ऑफ फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन। तो इस प्रकार से उसका CT स्कैन हुआ, उसको फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन के दौरान रखा गया, और बॉयस पैरो का नाम है राजा को, उस लड़के राजा को, प्रूफ राजा को फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन के दौरान रखा गया। नेक्स्ट आते हैं, एन एंग्री विंड स्टिड अप घोफ्टली। एक एंग्री विंड का मतलब है एक बहुत, जब उसके डेड बॉडी को खोला गया, ओपन किया गया, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि एक बहुत ही तेज हवा, बहुत ही तेज हवा, तूफानी, और जिसको देख करके डर लगता हो, घोफ्टली डस्ट मतलब जिसके भूत आ गए हो जिस हवा में, तो ऐसी धूल उड़ा देने वाली हवा चलती है। डिवाइल सेड किंग टट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशियंट इजिप्ट कोमेट्री नोन द वैली ऑफ द किंग्स। जब उसके राजा टट के शव को एक फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन के लिए ले जाया जाता है, तो बहुत सारी तूफ़ानी और भूतों वाली या डरा देने वाली हवाएं चलती हैं। डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड स्कडिड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर, ठीक है ना। और क्या होता है, पूरे आकाश में काले बादल छा जाते हैं। जैसे उसकी बॉडी पे रिसर्च करने के लिए उसकी मौत कैसे हुई, उसको ओपन करने की कोशिश की जाती है, उसको वहाँ से ले जाया जाता है, तो तेज हवाएं चलती हैं और काले बादल सारे में छा जाते हैं। वेरिंग द स्टार्स इन कैस्केट ग्रे, ठीक है ना। और जो काले बादल इतने गहरे थे कि जितने भी सितारे आकाश में चमक रहे थे वो उनको ढक देते हैं। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, और ये समय कब का था, 5 जनवरी 2005 में 6 बजे थे शाम के। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लिडेड हैड फर्स्ट इनटू अ CT स्कैनर ब्राउट हेयर टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स एगो, ठीक है ना। यहाँ पे पढ़ते हैं, वर्ल्ड के इतिहास में पहली बार हुआ था कि जब एक ग्लिडेड का मतलब है जब हीरे जवाहरात से, सोने से ढकी हुई, सोने से कवर्ड मम्मी को किसी CT स्कैन के अंदर ले जा रहा था, ठीक है ना। और एक ऐसी मम्मी को जो 3300 साल से बनी पड़ी थी, यानी 3300 साल पहले बनी थी, एक ऐसी मम्मी को ले जा रहा था CT स्कैन में। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped। यहाँ पे होता क्या है, पूरी दोपहर बाद तक दुनिया से, क्योंकि दुनिया के लोगों को पता चलता है कि एक मम्मी को ओपन किया जा रहा है आज, जो 3300 साल पुरानी है, तो उसको देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक दुनिया के कोने कोने से आने शुरू हो जाते हैं। और एक क्रैम्प का मतलब होता है एक टीला होता है रेगिस्तान के अंदर, वहाँ पे चढ़ना, उसके आसपास जैसे एक भीड़ लग जाती है, इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। रॉक कट टॉम सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट, ठीक है ना। रॉक कट टॉम्ब, और एक चट्टान को काटकर एक टॉम्ब बनाया जाता है वहाँ पे 26 फीट नीचे, 26 फीट नीचे ज़मीन से, ठीक है ना, जहाँ पे उस मम्मी का रिसर्च किया जा रहा है। तो टू पे देयर रिस्पेक्ट, और वो लोग जो दुनिया से आते हैं वो उसके प्रति अपना सम्मान, उसको नमस्कार करते हैं। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर एंड पियर्ड एट टट्स गिल्डेड फेस, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, वो उसको ताकते हैं दीवारों के अंदर से, दीवारों में जहाँ पे बीच में दरारें होती हैं, ठीक है ना,
जहाँ पे बरियल चैम्बर था, जहाँ पे उसको दफनाया गया था, तो उसके चारों तरफ दीवारें बनी हुई थी, उसमें बीच में दरारें थी। तो वहाँ से झांकते हैं किसको, पियर्ड मतलब होता है झांकना, एट टट्स गिल्डेड फेस। टट्स गिल्डेड, टट उस राजा का नाम था, उस राजा के गिल्डेड फेस को, गिल्ड मतलब सोने से ढके हुए फेस को। द मोस्ट स्ट्रिकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप आउटर कोफिन लिड। ठीक है ना। अब जो ममी होते हैं, ममी को क्या करने जाता है कि ऊपर तो उसकी डेड बॉडी होती है, ठीक है ना, उसके ऊपर एक ऐसी आर्टिफिशियल शेप बना दी जाती है किसी भी मेटल से या गोल्ड से, तो उसको एक अलग ही शेप दी जाती है, यानी एक मूर्ति बना करके उसका एक कवर बना दिया जाता है, ठीक है ना। और उसमें क्या होता है, उसमें एक ढक्कन होता है, यानी जो शेप होती है आप समझ सकते हैं, जिसके अंदर जिस ताबूत के अंदर मम्मी को रखा जाता है, तो उसके ऊपर वो जो ताबूत होता है वो भी उस राजा की तस्वीर के समान होता है, उस चेहरे के समान होता है, ठीक है, जिससे हम ऊपर से पहचान लें कि इसमें जो ये राजा था उसकी शक्ल इस तरह की थी, ठीक है ना। तो सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन ए विस्पर। विजिटर्स का मतलब जो देखने वाले आते हैं वो एक गाइड बुक में उसको पढ़ते हैं। इन ए विस्पर, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसा के बात करना, और आपस में फुसफुसा के बात करते हैं। अदर्स स्टूड साइलेंटली, कुछ लोग चुपचाप खड़े हो रहते हैं। परहैप्स पॉन्डरिंग टट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, और वंडरिंग विद ए सीवर इफ द pharaoh's कर्स। ठीक है ना, कुछ लोग चुपचाप खड़े रहते हैं क्योंकि जो टट की मौत हुई थी, टट की जो मौत हुई थी वो कहीं ना कहीं उसके जो बहुत सारे उसके साथी थे, फ्रेंड्स थे, उनके साथ खेलते हुए हुई थी। डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वाज रियली ट्रू। डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वाज रियली ट्रू, और जो मौत उसकी हुई थी, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं उसको परेशान करने वाली थी, और ये इस बात में सच्चाई थी, ये बिल्कुल सच बात थी, ये रियल बात थी। द ममी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920। ठीक है ना, तो जो मम्मी की हालत थी, मम्मी की जो कंडीशन थी वो बहुत बेकार थी, क्योंकि एक बार कार्टर ने भी उस पर रिसर्च किया था। वो रिसर्च कब किया था, 1920 में एक बार रिसर्च किया था। सेड जही हवस, सेक्रेटरी ऑफ जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़। ठीक है ना, तो ये कौन कहते हैं, ये जाही हवास कहते हैं कि एक बार कार्टर ने भी 1920 में इस पे किया था। और ये जावी हवास कौन है, ये सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल हैं, ठीक है ना, इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ के सेक्रेटरी हैं जाही हवस। वो कहते हैं कि एक बार कार्टर ने भी 1920 पे इस मम्मी के ऊपर रिसर्च किया था, उसने भी इसको एक बार ओपन किया था। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक। ठीक है ना, क्योंकि वो जैसे ही उसको देखते हैं तो उसके ऊपर झुक जाते हैं। कार्टर होवर्ड कार्टर, दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टट्स टॉम आफ्टर ईयर्स ऑफ फर्टाइल सर्चिंग। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने भी 1922 में इस पे खोज की थी, टट्स के टॉम पे ऊपर खोज की थी। ठीक है ना, और ये कौन थे, ये आर्कियोलॉजिस्ट थे। आर्कियोलॉजिस्ट वो व्यक्ति होते हैं जो लोगों को देख कर के पहचान लेते हैं, ठीक है ना, जो लोगों को देखकर पहचान लेते हैं कि इसमें तो उसके चेहरे को देख करके पहचान लेते हैं, उसकी बॉडी को देख करके पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति किस टाइप का था या किस टाइप का ये काम करता था, इसकी डेथ कैसे हुई थी। तो इट्स कंटेंट्स दो हैस्टली रिस्नेक्ड इन एंटीक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द pharaoh's लीजेंड। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी बहुत सारी रिसर्च किए थे उसके ऊपर, काफ़ी कोशिश की थी कि जिससे उस राजा के बारे में बहुत कुछ पता लगा जा सके। स्टनिंग आर्ट फैक्ट्स इन गोल्ड, देयर इटर्नल ब्रिलियंस मींट टू गारंटी रिसर्क्शन कोव्ड ए सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी। तो हुआ क्या था उसके साथ में, जब उसको खोला जा रहा था, मतलब ऐसा, ये जो राजा है, जो
जो राजा है जिसको अब खोला जा रहा है 2005 में, तो वो पता लगाता है कि इसको 1920 में भी खोला गया था। और ये जो अभी यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे, ये जो भी जितना भी डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर में अब दिया जा रहा है वो 1922 में जब उस मम्मी को ओपन किया गया था तो उसके बारे में दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ उसके बारे में बताया जा रहा है कि उस टाइम जब उसको ओपन किया गया था तो किस प्रकार की फीलिंग्स थी और किस प्रकार के सबूत, किस प्रकार की रिसर्च जब हुई थी, उसको ओपन किया गया था तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिली थी, उस बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन बट टेट वाज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स ही वुड वांट इन द आफ्टर लाइफ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब टट को दफनाया गया था, ठीक है ना, तो उसके साथ में जब उसको दफनाया गया उसके साथ में कुछ चीज़ें ऐसी भी रखी गई थी जो मरने के बाद भी उसके काम आए, ठीक है ना। वो कौन कौन सी चीज़ें थी? बोर्ड गेम्स थी, यानी एक बोर्ड गेम्स होता है जैसे कैरम बोर्ड खेलते हैं। अब ब्रोंज रेजर थी, एक लोहे की रेजर जिससे हम दाढ़ी बनाते हैं। लिनन अंडर गारमेंट्स थी, ठीक है ना, अंडर गारमेंट्स थी। केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, और खाना खाने के लिए और शराब पीने के लिए बर्तन थे उसके अंदर रखे हुए। ओके, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जब मम्मी को दफनाया गया था, ये 1922 की रिसर्च के अकॉर्डिंग जब उसको ओपन किया गया था, वो कहते हैं कि उसके साथ बहुत सारे इस तरह के आइटम्स थे जो उसके लाइफ के बाद भी आने वाले, मरने के बाद भी काम आने वाले थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुल्ली रिकॉर्डिंग द pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his 3 nested coffins. आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग, मतलब कई महीने तक फेरोज फनरी ट्रीजर्स, फेरोज के साथ में जो खजाना ट्रीजर्स कहते हैं, जो हीरे जवाहरात दबाए गए थे, तो जो कैटर था उसने उन पर बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स की, उनको नोट्स बनाए, ठीक है ना, उसको रिकॉर्ड किया क्योंकि इसको बताना भी था ना लोगों को कि क्या क्या चीज़ें मैंने महसूस की है, क्या क्या देखने को मिला है। तो उसके कुछ महीनों तक तो उसने जो उसका मेन ऊपर का ताबूत था उस पर रिसर्च किया। उसके बाद कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, कॉफिन्स बोलते हैं ताबूत को एक तरह से, ठीक है ना। उसके बाद जो उसके अंदर मेन ताबूत के अंदर भी कई ताबूत थे, तो उनमें से 3 ताबूत के ऊपर भी वो रिसर्च करता है, उस पर छानबीन करता है। ओपनिंग द फर्स्ट, जब पहले वाला वो खोलता है, ही फाउंड ए श्राउड अडोर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ओलिवर लीव्स। जब ये मैं फिर बता रहा हूँ 1922 की घटना है जब कैटर ने खोला था, अभी की नहीं, 2005 की। 1922 में जब उसने पहला कॉफिन खोला तो उसने देखा कि वहाँ पे एक श्राउड है, ठीक है, एक श्राउड है और श्राउड को गार्लैंड्स बना रखी हैं, मालाएँ बना रखी हैं। कौन सी? विलो एंड ओलिव लीव्स, ओलिव की पत्तियों से बनाई हुई। वाइल्ड सेलरी, लोटस पीटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स, ठीक है ना, कमल के फूल की पत्तियाँ और कुछ जंगली घास, और कॉर्नफ्लावर्स, मक्की के फूल। द फेडेड एविडेंस ऑफ ए बरियल इन मार्च और अप्रैल, ठीक है ना। और ये जब सब फूल थे, ये जो पत्तियाँ थी, जो मालाएँ उस मम्मी को पहनाई हुई थी, ठीक है ना, तो उससे साबित होता था कि ये जो मम्मी थी, इसका जो बरियल किया गया था, इसको दफनाया गया था, वो मार्च या अप्रैल के महीने में दफनाया गया था। ओके, तो व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी, और जब वो उस मम्मी पे जो फाइनली मम्मी थी, जब वो उस पर पहुँचता है, दो ही रेन इनटू ट्रबल, जबकि उसको बहुत दिक्कत होती है वहाँ तक जाने में, द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। यानी वहाँ तक जाने में जब वो जाने की कोशिश करता है मेन मम्मी तक, तो वहाँ पे वो देखता है कि उस तक जाने के लिए, बॉटम तक जाने के लिए एक बहुत ही हार्ड सॉलिड से मम्मी को कवर किया गया था। यानी उस तक नीचे वाले तक, मेन मम्मी तक, मेन जो एक तरह से लाश थी, उस तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। उसको चिपका के रखा गया था, ठीक है ना, रेजिन कहते हैं, चिपका के रखा गया था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव दैम। लेजिटिमेट फोर्स का मतलब है बहुत ज़्यादा जोर लगाने पर भी उसको तोड़ा नहीं जा सका, वो नहीं खुल पाया वो बॉक्स। कार्टर रोड, कार्टर ने यहाँ पे लिखा है लेटर व्हाट वाज टू बी डन, और कार्टर ने बाद में क्या किया, वो क्या करना था, तो उसने यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट।
एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स। अब जो चिपकाट थी, जो वो बॉक्स था जो चिपका हुआ था, तो उसको तोड़ने के लिए कार्टर ने एक आइडिया दिमाग में आया कि अगर इसको बहुत मिस्र के अंदर की जो धूप है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है, अगर इसको धूप में रख दिया जाए कुछ घंटों तक, तो जो हैमर की चोट है यानी हथौड़े से जो चोट देते हैं तो उसके समान ये मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। तो फॉर सेवरल आवर्स, आगे पढ़ते हैं। For several hours he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है ना। तो कुछ देर तक वो क्या करते हैं, मम्मी को बिल्कुल खुली धूप में रख देते हैं, और जहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 149 डिग्री होता है। नथिंग बज्ड, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हिला डोला। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट ही कंसोलिडेटेड मटेरियल that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains। ठीक है ना। तो वो हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करता है कि इसको, इस बॉक्स को ओपन करने के लिए जो जिस मटेरियल से इसको चिपकाया गया है उसको करने के लिए हम एक प्रोसेस के अंतर्गत जाना पड़ेगा। ठीक है ना, जिससे जो किंग्स के जो बचे हुए पार्ट हैं हम उसके बारे में छानबीन कर सकें। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। और इन हिज डिफेंस, अपने पक्ष को समझाने के लिए कार्टर के पास बहुत एक छोटी ही एक चॉइस थी उसके पास, कहने के लिए कुछ ही शब्द थे। इफ़ ही हैड नॉट कट द ममी फ्री, थ्यूज मोस्ट सर्टेनली वुड हैव circumvented the guard and ripped it apart to remove the gold। यदि वो ऐसा नहीं करता तो बहुत कुछ उसके साथ गलत हो सकता था। ठीक है ना। तो उसे उस मम्मी को फ्री करने के लिए, ठीक है ना, उस मम्मी को फ्री करने के लिए उस प्रोसेस के अंतर्गत जाना ही पड़ा, जिससे गोल्ड से उस मम्मी को अलग किया जा सके। इन टच टाइम द रॉयल्स वर fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them। ठीक है ना। उस टाइम पे क्या था, जब टट्स को दफनाया गया था तो उन लोगों की विचारधारा इस टाइप की होती थी, वो इस चीज़ में विश्वास करते थे कि जब आदमी मर जाता है तो मरने के बाद भी अपने पैसे को, वेल्थी यानी अपने पैसे को, अपने जो हीरे जवाहरात हैं, सोने को, वो अपने साथ ले जा सकता है। वो लोग ऐसा मानते थे। तो फॉर ही जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड किंग्स टट वाज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स। तो इसी प्रकार से उसकी अच्छी यात्रा के लिए, मरने के बाद की अच्छी यात्रा के लिए जो किंग टट था उसको बहुत सारे अच्छे अच्छे चमकीले और खूबसूरत हीरे जवाहरात के साथ और अच्छे खूबसूरत सामान के साथ दफनाया गया था। प्रीसियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स। ठीक है ना। उसके साथ बहुत सारे हार रखे गए थे, कॉलर्स रखे गए थे, ब्रेसलेट रखे गए थे, रिंग्स रखी गई थी। ठीक है ना। एमुलेट्स आ सेरेमोनियल एप्रोन, और एप्रोन एक ड्रेस होती थी जो कवच होता था जो हम अपने पेट, छाती के ऊपर पहनते थे राजा महाराजा, तो उसको उसके साथ रखा गया था। सैंडल सीड्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टॉयज। ठीक है ना। और सैंडल सीड्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टॉयज का मतलब है उंगलियों में और पाँव के अंगूठों में पहनने के लिए कुछ सोने से बनी हुई चीज़ें थी। ठीक है ना, आभूषण थे, उनको भी इसके साथ में रखा गया था। एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन्स एंड मास्क ऑल ऑफ प्योर गोल्ड। और जो अंदर का जो मेन आइकॉनिक इनर कॉफिन था वो बिल्कुल प्योर गोल्ड से बना हुआ था। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडोरमेंट्स कार्टर्स मैन रिमूव्ड द ममी हेड एंड सेवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट। ठीक है ना। तो कार्टर ने उस सोने से उस मम्मी को अलग करने के लिए, जो सोने का एक परत उसके ऊपर चढ़ाई गई थी, उससे अलग करने के लिए उसके एक एक पार्ट को कार्टर ने अलग अलग किया था। मैं फिर बता रहा हूँ, ये घटना 2005 की नहीं पढ़ रहे हैं हम, 1922 की पढ़ रहे हैं, जब कार्टर ने मम्मी को ओपन किया गया था। तो वंस दे हैड फिनिश्ड, और जैसे ही उन्होंने उस ताबूत को खोल लिया था, दे असेंबल्ड द रिमेन्स ऑन ए लेयर ऑफ सैंड इन ए वुडन बॉक्स विद पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया था, एक
ऑन ए लेयर ऑफ सैंड इन ए वुडन बॉक्स, उसको एक लकड़ी के डब्बे के अंदर, लकड़ी के बॉक्स के अंदर, ठीक है ना, मिट्टी के साथ उसको रिसेंबल किया था। विथ पैडिंग दैट कंसील द डैमेज, जिससे डैमेज होने से उस मम्मी को बचाया जा सके। द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट, ठीक है ना, उसका जो बेड था उस पर मिट्टी, और पहले वुडन था, वुडन के ऊपर मिट्टी रखी गई थी जिससे तट की बॉडी को कोई नुकसान ना पहुँचे। ओके, और उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाए गए थे जिससे वो बहुत जल्दी खराब ना हो। आर्कियोलॉजी हैज चेंज सब्सटेंटली इन द इंटरवेटिंग डिकेड्स, फोकसिंग लेस ऑन ट्रीजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिग्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, ठीक है ना। अब जैसे ही वो मम्मी ओपन हो गई थी तो आर्कियोलॉजी मतलब किसी शरीर के, आर्कियोलॉजी का मतलब होता है शरीर की नॉलेज रखने वाला विज्ञान, जिसको मानव शरीर की पूरी नॉलेज होती है, तो ऐसे विज्ञान को आर्कियोलॉजी बोलते हैं। तो हैज चेंज सब्सटेंटली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, बहुत सारे दशक, क्योंकि कई सालों से मरा हुआ था, सैकड़ों सालों से मरा हुआ था वो मम्मी, तो इसलिए बहुत सारी जो उसकी इंटरनल फैसिनेटिंग डिटेल्स थी लाइफ की वो बदल चुकी थी। एंड इंट्रिग्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, ठीक है ना, और इंट्रिग्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, उसकी डेथ कैसे हुई थी तो वो उनको पता लगाना बड़ा मुश्किल काम था। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, और इसके लिए बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड टूल्स प्रयोग किए जाते हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, और इसके लिए बहुत अच्छी मेडिकल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, 1968 में कार्टर की डिस्कवरी के लगभग 40 साल बाद, एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट, उसने उस बॉडी का एक्सरे किया था और तब उसे एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी उस मम्मी के बारे में मिली थी। बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, ठीक है ना, कहाँ पे मिली थी? बीनीथ द रेजिन, यानी जहाँ जिस पार्ट को उसको चिपकाया गया था उस पार्ट के नीचे जाने से मिली थी। दैट केक्स द हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, तो देखा गया था कि उसकी जो ब्रेस्ट बोन है यानी छाती की जो हड्डियाँ हैं, एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, और उसके जो सामने के रिब्स हैं वो मिसिंग थे, वहाँ पे वो बॉडी के अंदर नहीं थे। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सीटी। जो आज की जो छानबीन की गई थी, आज के बारे में रिसर्च हम कर रहे थे, तो वो सीटी स्कैन के द्वारा की जा रही है, और जो आज की मेडिकल साइंस है, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, उसके आधार पे की जा रही है। तो आज हम इस वीडियो को इतना ही पढ़ेंगे और इस चैप्टर को इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो उसका आधा पार्ट है चैप्टर का वो फिर आपको बताने वाला हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैप्टर को बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि एक बार अपनी भाषा में इसको समझने की कोशिश करेंगे। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, किसी भी वर्ड के बारे में, किसी सेंटेंस के बारे में, तो आई विल श्योरली आंसर योर क्वेश्चन। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।